हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं मौरोत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो पहला हमने देख लिया था इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी जो आक्रमण हुए थे, यवन के जो आए थे आक्रमण किए थे, उन्हें हमने देख लिया था। भारत में 2 चरणों में आक्रमण करते हैं और शुंग वंश के समय आक्रमण करते हैं। दोनों बार पराजित होते हैं, लेकिन दूसरा जो आक्रमणकारी होता है मिनांडर, वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो ये हमने देख लिया था। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है शक वंश, यानी शकों ने आक्रमण किया था। शक जब ये कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के थे और इन्हें जो है वहां से भगाया गया था। कौन भगाए थे इनको? वहां से जो है यानी कि हार गए थे, वहां से इन्हें भगा दिया गया था। यूची कबीला वंश के, यूची वंश या तो यूची कबीला के लोग जो थे, इन्हें वहां से मार के भगा देते थे। तो ये भारत आते और भारत में 5 जगह बस जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे शकों का, शक कहाँ कहाँ बसे और कितनी बार आक्रमण किया, और शकों ने ही चलिए इनके बारे में देखते हैं। शक वंश, शक वंश, शक वंश, इन्हीं को और क्या बोला जाता है? इन्हीं को सिथियन बोला जाता है। सिथियन वंश, शक वंश या सिथियन वंश, सिथियन वंश क्या बोला जाता है? शक वंश या सिथियन वंश। ये कब आते हैं? तो ये जो है 90 बीसी में, 90 बीसी यानी 90 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 90 वर्ष पहले। देखते हैं इनका पहला पॉइंट। ये कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे। अगला पॉइंट देखें तो वहां से क्यों आते हैं? तो ये वहां से आते हैं यूची वंश के, यूची वंश यानी यूची कबीला के लोगों ने मार के भगाए थे। इन्हें मध्य एशिया से यूची वंश, ये इसे कहते हैं यूची कबीला के लोगों ने मारकर भगाया था, जो शक थे वो कहाँ के थे? मुख्यतः वो इस मध्य एशिया के थे, लेकिन वो यहाँ से भारत क्यों आते हैं? क्योंकि यूची वंश यानी यूची कबीला के जो लोग थे क्या करते हैं, उन्हें वहां से पराजित कर देते हैं और वो भाग के भारत आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, यह जो है मौरोत्तर काल के बाद, यह है मौरोत्तर काल पर भारत पर दूसरे आक्रमणकारी थे। लिख लेते हैं, यह है मौरोत्तर काल के भारत पर आक्रमण करने वाले, यह मौरोत्तर काल के भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरा वंश था। ठीक, तो पहले कौन करते हैं? पहले आपके इंडो ग्रीक करते हैं, जिन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है। दूसरे शक वंश हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे अगला पॉइंट देखते हैं। देखते हैं इनके राजा को क्या कहा जाता था। इनके राजा को क्या कहा जाता? क्षत्रप कहा जाता था। यानी शक वंश के जो राजा थे, शकों के जो राजा होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था?
छत्रप कहा जाता था। जैसे हम देखें कि आपके दिल्ली सल्तनत में जैसे मगध में कौन होता था, सम्राट होता था, इसी तरह इसका राजा क्या कहते हैं, छत्रप कहते हैं। जैसे आपके दिल्ली सल्तनत देखिए सुल्तान होता था, ठीक इसी तरह इनके राजा को क्या कहा जाता था, इनके राजा को छत्रप क्या कहा जाता था, छत्रप। छत्रप कहा जाता था, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शक वंश के राजाओं को क्या कहा जाता था, या छत्रप किसे कहा जाता था, किस वंश के राजा को कहा जाता था, तो कौन हो जाएगा, शक वंश के। चलिए इसके आगे देखते हैं, जब तक आप इतना नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि ये जब आते हैं तो कहाँ कहाँ बसते हैं, तो भारत में 5 जगह बस जाते हैं। उन्हें देखते हैं कहाँ कहाँ। ये भारत में आकर कहाँ बसते हैं, 5 जगह बसते हैं, जो कि पहला कंधार, दूसरा तक्षशिला, ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे। अब वो कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, कंधार। कंधार यह है आपका कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरा कौन सा है, तक्षशिला, यह वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान। यह वर्तमान पाकिस्तान में। तीसरा आपका आ जाएगा मथुरा, यह यूपी में। चौथा कहाँ है, चौथा जो है आपका उज्जैन, पांचवा है नासिक, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र। उज्जैन आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा एमपी में। उज्जैन कहाँ पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा। अब देखिए जो कंधार में थे और तक्षशिला में थे वो कहाँ चले गए, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये तक्षशिला कंधार अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में। तो इनसे हमसे ज्यादा मतलब नहीं है, हम वो पढ़ेंगे जो हमारे वर्तमान भारत में है। तो हमें इन तीनों के बारे में देखेंगे, जो पहला मथुरा, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक। इनके बारे में देखते हैं कौन कौन था और इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे मथुरा का शासक। पहला हमें क्या देखना है, मथुरा के शासक। तो मथुरा में कौन आके बसा था, मथुरा में जो बसा था कौन था, राजुल। मथुरा में शक वंश को राजुल ने स्थापित किया। मथुरा में कौन शक वंश की स्थापना करता है, तो राजुल करता है।
अब हम देखते हैं कि मथुरा का जो शासक था, मथुरा के शासक राजुल को मालवा के शासक ने क्या किया, आक्रमण करता है 57 ईस्वी में। कब करता है? 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में मालवा का शासक, मालवा कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है मालवा का क्षेत्र। वहां का शासक जो था वो राजुल के ऊपर आक्रमण करता है, मथुरा के शक वंश पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। तो इसे पराजित करके क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसी के उपलक्ष्य पर, इसी खुशी के अवसर पर क्या करता है, विक्रम संवत कैलेंडर का स्थापना करता है। तो देखते हैं, मालवा का शासक राजुल पर 57 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और राजुल को पराजित कर देता है। राजुल को कब पराजित करता है? 57 ईसा पूर्व। इसे पराजित कर क्या करता है, मालवा का जो शासक था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। मालवा का शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, उपाधि धारण करता है और इस जीत के खुशी में क्या करता है, विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना करता है। जीत की खुशी में विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना करता है। तो हम यहां से देखेंगे कि विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना शुरुआत कब होती है। तो विक्रम संवत की जो कैलेंडर की जो शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में होती है। यानी कि अगर हम देखें ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले, और ईसा मसीह के जन्म से कौन सा कैलेंडर बनता है, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसे ईसा मसीह के जन्म से ही माना जाता है। तो अगर हमें जो हम वर्तमान में जो हम समय देखते हैं, यानी जो अभी हम देख रहे हैं कि 2000 आज से 2025 लागू हो रहा है, तो किस कैलेंडर के अनुसार हो रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अगर हमें इसमें देखना है कि विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष होगा, तो उसी में हम 57 जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान का आ जाएगा कि यानी विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं। और ये देखिए जो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण किया, कौन धारण करता है, मालवा का शासक करता है। क्यों करता है मालवा का शासक? इसने मथुरा के जो शक वंश थे, मथुरा के शक वंश, उनको पराजित करके उसकी खुशी पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना करता है, यानी शुरुआत करता है 57 ईसा पूर्व से, बीसी से। ठीक, तो अब हम देखिए जो विक्रमादित्य जो नाम है, यानी ये जो उपाधि है, तो कुल कितने लोगों ने धारण की? इसे कुल 14 लोगों ने धारण की। जैसे कि हम देखें गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी विजय पाकर। तो इसी उपाधि को 14 लोगों ने, इतनी नाम ये फेमस हो गया, इतना ये उपाधि फेमस हो गया कि 14 लोगों ने धारण किया। तो मथुरा के शासक को हम देख लिए। अब हम देखेंगे इसके आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे नासिक के जो शक शासक थे। कौन? नासिक के शक शासक। इसे आप नोट कर लीजिए।
आगे हम देखते हैं नासिक के शासक की स्थापना किसने की। और नासिक में शक वंश की स्थापना नहपान ने किया। नासिक में कौन स्थापना करता है शक वंश की? तो नहपान करता है। नहपान हमने देखा था जब हम सातवाहन वंश पढ़ रहे थे, सातवाहन वंश में हमने देखा था कि नहपान आक्रमण करता है। और किसके समय करता है? तो यह करता है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय कौन आक्रमण करता है? तो नहपान करता है। और क्या होता है? हार जाता है, पराजित हो जाता है। नहपान ने सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय आक्रमण किया और पराजित हो गया। नहपान ने कहाँ आक्रमण करता है? यह नासिक का शासक था। किस पर आक्रमण किया? तो यह सातवाहन वंश पर आक्रमण करता है। और उस समय वहां का शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो क्या होता है, जब आक्रमण करता है तो पराजित हो जाता है। तो हमने देखा नासिक के शासक को किसने पराजित किया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। इसकी जानकारी कहाँ से हमें मिलती है? हमने देखा था कि जोगल थंबी से हमें कुछ सिक्के मिले हैं, वहां से हमें इसकी जानकारी मिली है। ये हमने सातवाहन वंश में ही देख लिया। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।